हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SCMPE का टेस्ट नंबर 2 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो नवंबर 20 की हमारी सीरीज़ है उसका जो टेस्ट नंबर 2 है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस अमंग कॉस्ट कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल एंड द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल एक ही चीज़ है। इस कॉस्ट कंट्रोल में और कॉस्ट रिडक्शन में हमें डिफरेंस बताना है। तो गाइज ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पहले कॉस्ट कंट्रोल को थोड़ा एक्सप्लेन करा, मीनिंग लिखा कॉस्ट कंट्रोल का, फिर कॉस्ट रिडक्शन का मीनिंग लिखा, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के जो डिफरेंशिएट करने के लिए इनको जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिखे। तो गाइज इतने मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर आपको ऐसे कोई डिफरेंस आता है तो आप प्रेफर करिए कि आप पहले दोनों टर्म्स का थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन में मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद आप उसका डिफरेंस जो है लिखिए। तो मेन जो मिस्टेक थी स्टूडेंट्स की शीट में हमें यही मिली कि उन्होंने किसी भी स्टूडेंट ने मतलब क्वेश्चन 1 में जो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग था उसको एक्सप्लेन नहीं करा, सीधा उन्होंने डिफरेंस से ही स्टार्ट करा। और जैसे आप देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन है और इस स्टूडेंट ने 6 पॉइंट्स लिखे, तो आप ये चीज़ मानिए कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 10 पॉइंट्स तो आप लिखेंगे ही ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है। और साथ में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका मीनिंग भी लिखना रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, कि चाहे आप एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन कर दीजिए बट एग्जामिनर को, चेकर को पता लग जाए कि हाँ आपको उसका मीनिंग प्रॉपरली पता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द 4D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। 4D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमारे पास 4D का मतलब D से 4 पॉइंट्स हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो पहले था डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजन, फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट, डेलिनेशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर, डिसीजन बाय वर्सेस बिल्ड। ठीक है। तो ये जो हेडिंग्स हैं, जैसे टेस्ट 1 की वीडियो में भी आपको हमने एक्सप्लेन करा कि जो भी हेडिंग्स हैं वो आप इंस्टीट्यूट्स वाली ही प्रेफर करिए, अपनी लैंग्वेज में हेडिंग्स के नेम मत आप चेंज करिए। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो नेम्स हैं या फिर सजेस्टेड आंसर्स में जो नेम्स हैं वही आप वहाँ पे लिखिए। तो जैसे इस स्टूडेंट का हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, हाँ 4D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। तो इन्होंने भी ये नेम वही लिखे हैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डेलिनेशन, उसके बाद डिसीजन, बिल्ड और बाय का। ठीक है। तो ये नेम, ये जो हेडिंग्स हैं ये रिक्वायर्ड है वहाँ पे। उसके बाद है हमारा सेकंड का पार्ट बी, राइट द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के हमें फीचर्स बताने हैं। तो इन्होंने क्या करा, पहले फीचर्स लिख दिए, उसके बाद एक एक फीचर को एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे ऐसे लिखने के बजाय यहीं से स्टार्ट कर लीजिए तो भी इसमें कोई इशू नहीं है। यहीं से मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर लीजिए। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये फ्रेगमेंटेड है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्राइजेस बाय द फार्मर्स, फार्मर्स को कॉस्ट और प्राइजेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसे करके ये पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखे। सजेस्टेड में 5 मार्क का ही ये क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे इसी स्टूडेंट का देख लेते हैं, इन्होंने देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे इस क्वेश्चन में, तो इनको 4 मार्क्स मिले। तो 5 मार्क का क्वेश्चन था और सजेस्टेड में भी 5 पॉइंट्स थे, तो इनको 5 लिखने चाहिए थे। पर मेन चीज़ जो इन्होंने हेडिंग्स लिखी वो सारी वही लिखी जो कि हमारे सजेस्टेड में है या फिर जो ICI के स्टडी मैट में है। यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिलाएगी। ठीक है। यही हेडिंग्स जो पॉइंट्स हैं ये आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, राइट एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कोस्टिंग। टारगेट कोस्टिंग की हमें एडवांटेजेस बतानी है। ठीक है। तो टारगेट कोस्टिंग की काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं जो स्टडी मैट में गिवन है। तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसमें से 5 लिख सकते हैं, अगर 10 मार्क का है तो आपको 10 लिखने होंगे। ठीक है। तो
इसमें थोड़ा प्रेफरेबल क्या है कि आप पहले टारगेट कोस्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे वैसे सुजेस्टेड में भी नहीं कर रखा, बट आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो आपका चेकर होगा उसको वो एक दो लाइन पढ़ के ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है। तो वो जो आगे वाले पॉइंट्स चेक करेगा, तो उसमें अगर आपने एक दो पॉइंट इधर उधर भी कर दिया, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख दिया, तो वो उसको गलत नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि हाँ भी इसको टॉपिक ये प्रॉपरली लर्नड है और प्रॉपरली इसको आता है। तो ये अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिख रहा है तो पॉइंट्स इसके सही होंगे ज़्यादातर। तो आप कोशिश करिए कि अगर 10 मार्क या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन भी है तो भी आप मीनिंग लिख ही दीजिए एक दो लाइन में। थोड़ा कम वर्डिंग्स में लिख दीजिए, बट मीनिंग आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एडवांटेजेस लिख दी इन्होंने 5 मार्क के लिए। जैसे स्टूडेंट का देख लेते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कोस्टिंग, इन्होंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे। तो ऐसे एग्जामिनर पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता ही नहीं था और इसने अपनी लैंग्वेज से ही एक दो पॉइंट लिख दिए। ठीक है, तो आप अगर आपके पास टाइम स्पेयर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सोच के लिखूंगा या फिर थोड़ा आप पॉइंट्स को एक बार रिमेंबर करके फिर लिखेंगे, तो आप एक बार स्टार्ट ही मत करिए उसको। उसका पेज चाहे पेज भी प्रेफर करिए कि मत छोड़िए, आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट ही तब करिए जब आपको उस क्वेश्चन को करना है। उसके पहले आप उसको स्टार्ट ही मत करिए। तो ऐसे करके आप एक दो पॉइंट लिख रहे हैं और एक शीट ऐसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो इससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कोस्टिंग, ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपको लर्न करने क्यों रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज अगर टारगेट कोस्टिंग पे कोई इंस्टीट्यूट केस स्टडी बना के आपको केस स्टडी पूछेगा या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको 20 मार्क का या फिर 10 मार्क का, तो उसमें ये चीज़ श्योर है कि जैसे 5 मार्क का आपसे प्रैक्टिकल पूछ लेंगे और उसके बाद 2-3 मार्क या फिर 5 मार्क का आपसे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी पूछेंगे। तो सपोज करिए टारगेट कोस्टिंग का आपको क्वेश्चन आया, तो उसमें टारगेट कोस्टिंग की एडवांटेजेस वगैरह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी ऐसे टॉपिक हैं स्टडी मटेरियल में अवेलेबल, टारगेट कोस्टिंग हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, जो भी हैं पॉइंट्स, सभी आप उन टॉपिक्स की जो एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं तो वो आप लर्न कर लीजिए। उनकी मेन हेडिंग्स जो हैं वो आप स्टडी मटेरियल में से लर्न कर लीजिए, ताकि जो भी बड़ा क्वेश्चन आए आपके पास एग्ज़ाम में तो उसके साथ वाले, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर भी दी, चलो ठीक है, आपको वहाँ पे स्टेप मार्किंग मिल गई, उसके बाद अगर आपने थ्योरी प्रॉपरली प्रिपेयर करी है तो हाफ मार्क्स तो आपको मिल गए ना। अगर 20 मार्क का क्वेश्चन था, 10 मार्क की उसमें थ्योरी थी और 10 मार्क का प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल में आपको स्टेप मार्किंग मिल गई अगर मिस्टेक हो गई तो, और बाकी जो 10 मार्क्स थे थ्योरी के वो तो आपने लर्न कर ही लिया, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर हम आप देखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे। ठीक है, आगे हमारा थर्ड का बी पार्ट है, राइट डाउन द मोस्ट यूजफुल सिचुएशन फॉर टारगेट कोस्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि एग्ज़ाम में आएगा, इम्पोर्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि टारगेट कोस्टिंग कौन सी सिचुएशंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कौन सी सिचुएशंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो इन्होंने आंसर में वो वाले केसेस, वो वाली सिचुएशंस लिख दी जहाँ पे टारगेट कोस्टिंग लगाई जाती है। इसको आप लर्न करिए समझिए क्यों यहाँ पे टारगेट कोस्टिंग लगती है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट कोई केस स्टडी बना सकता है इस टॉपिक पे, कि जैसे वो कोई केस स्टडी बना दे। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है कि सारे जो पार्ट्स हैं कार के वो बाहर से परचेज़ कर रही है और उसको अपनी फैक्ट्री में रख के उसकी असेंबली कर रही है। ठीक है, तो वो असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गई। तो वहाँ पे जो टारगेट कोस्टिंग है, ठीक है, वहाँ पे वो लगेगी।
मतलब ज़्यादा सूटेबल है टारगेट कॉस्टिंग। तो हो सकता है कि आपको केस स्टडी बन के आ जाए एग्ज़ाम में, इसी पे आ जाए। सपोज करिए कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसकी एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन है, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो बाहर से परचेज करती है और वहाँ पे असेंबल करके कस्टमर को सेल करती है प्रोडक्ट। तो उसका मेन काम कौन सा है? असेंबली। तो वो पूछ लें कि यहाँ पे कौन सा हमारा जो है कॉस्टिंग का वो लगेगा, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? टारगेट कॉस्टिंग। फिर वो टारगेट कॉस्टिंग के बेस्ड ही आपको आगे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो केस स्टडी पढ़ के ऐसा ही पता ना चला कि वो टारगेट कॉस्टिंग पे है, तो आप वो सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे इस तरह से आपको पता चले कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, या कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ सूटेबल है, ठीक है, कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वो टॉपिक्स जो हैं आप अच्छे से लर्न करिए, बिकॉज वहाँ से कोई केस स्टडी बनने का स्कोप है। ठीक है, तो ये सारे केसेस आप लर्न करिए कि कहाँ कहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा अच्छे से लगती है। ठीक है जी, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इसमें ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स के ज़्यादा डाउट आते हैं हमारे पास, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ABC Limited developed tablet L8 with few features like the ability to open 4 apps at the same time. This tablet cost 8 lakh to develop. It has undergone extensive research and is ready for production. Currently, the firm is deciding on plant capacity, which could cost either 17 lakh 50,000 or 26 lakhs. The additional outlay would allow the plant to increase capacity from 250 units to 375 units. The data for the life cycle of the tablet at different capacity levels are as under. तो ABC Limited जो कंपनी है उसने एक कोई टैबलेट मैन्युफैक्चर करा है, मतलब डिज़ाइन तैयार करा है किसी टैबलेट का, उस पर उसने 8 लाख तक के डेवलपमेंट कॉस्ट को इनकर करा है। तो वो तो संक है, 8 लाख को आप छोड़ दीजिए जो इनकर हो ही चुका। अब उसने दो प्लांट्स लगाने हैं, या तो वो 17,50,000 का प्लांट लगा सकता है या फिर 26 लैक्स का। तो दोनों प्लांट्स का हमें नीचे डाटा दे रखा है। 17,50,000 का लगाएगा तो 250 यूनिट्स बन पाएंगे, 26 लाख का लगाएगा तो 375 यूनिट्स बन पाएंगे। तो इसमें सेल प्राइस इसका इतना रहेगा, इसमें इतना रहेगा। 10% सेलिंग प्राइस, जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगी वो सेलिंग प्राइस का 10% ही रहेगी दोनों में। ठीक है, साल्वेज वैल्यू प्लांट और जो भी इसका लाइफ साइकिल है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो मशीनरी या फिर जो इक्विपमेंट हम परचेज करेंगे इस कोस्ट पे, उसकी लास्ट में साल्वेज वैल्यू इतनी बचेगी। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40%। अभी इसमें जो मेन डाउट स्टूडेंट का रहता है, एक दो स्टूडेंट्स का डाउट आया हमारे पास कि जो 40% है ना, स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, ऐसा नहीं है। 40% सिर्फ 250 यूनिट्स वाले केस में लिखा है तो यहाँ पे ही लगेगा। जो 375 वाले यूनिट्स हैं वहाँ पे 40% नहीं लिखा, मतलब वहाँ पे डाटा इसका गिवन नहीं है, तो आप यहाँ वाला ही इस डाटा पे ही कंसीडर करेंगे 40%। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आप एडवाइस करिए कि कौन सा प्लांट हमें लगाना चाहिए, कौन सी कैपेसिटी लगानी चाहिए, 1750 वाली या फिर 26 लैक्स वाली। ठीक है, तो इसका हम पहले एनालिसिस करेंगे, आंसर में देखेंगे। ये इन्होंने कमेंट लिखा है कि आप कौन सा फॉलो करेंगे, मतलब कौन सा प्लांट आप लगाएंगे। तो मेनली इसमें है जो डिस्कस करने के लिए वो है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में इन्होंने निकाल के दिया कि कितना प्रॉफिट हमें 250 वाली प्लांट में आएगा और कितना प्रॉफिट 375 वाले में आएगा, जिसमें ज़्यादा आया वही हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले इसका क्या स्टेप था, जो 250 यूनिट्स का डाटा दे रखा है उसमें सेल प्राइस दे रखा है, हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा है, पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 40% कंट्रीब्यूशन है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा, 60%, बिकॉज कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो हमने 39800 से जब 40% को लेस कर दिया तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अभी वेरिएबल कॉस्ट में दो पार्ट्स हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग पे लग रही है, ठीक है, एक वेरिएबल कॉस्ट जो सेलिंग पे लग रही है। सेलिंग कॉस्ट 10% ही रहेगी हमेशा सेलिंग प्राइस का, और जो मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो पहले हम उसको ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने करा 39800, ये जो इन्होंने प्राइस दे रखा है वो
ठीक है। फिर 40% कॉन्ट्रीब्यूशन लेस कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 23,880 आ गई। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी थी सेलिंग वाली, वो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस थी, वो लेस करी, तो हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। किस में आई? 250 यूनिट्स वाले केस में। तो आप ये चीज़ यहाँ पे अजम्पशन नहीं बोल सकते, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक कॉमन सी बात ही है कि अगर किसी यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस प्लांट में 19,900 की कॉस्ट आ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो उस प्लांट में भी सेम ही रहेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो उस प्लांट में भी सेम ही रहेगी। तो इसी 19,900 को ही हम 250 यूनिट्स में भी हो, 375 यूनिट्स में भी, दोनों में ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की स्टेटमेंट बनाई। 250 यूनिट्स वाले में ये सेल प्राइस आ गया, इनटू करके लिखा है इन्होंने। 250 यूनिट्स से सेलिंग प्राइस जो था 39,800 को इनटू करके लिखा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये जो निकाली थी हमने, दोनों साइड यही कंसीडर करी। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस थी वो कंसीडर करी। फिर हमारे पास साल्वेज वैल्यू जो हमारी ऐड होगी, बिकॉज ये लास्ट में हमें मिलेगी, वो ऐड करी। कॉस्ट ऑफ द प्लांट जो स्टार्टिंग में हमने पे करा, लास्ट में हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया दोनों प्लांट्स में। ज़्यादा किस में आया? 2542, ये आया 250 वाले में, मतलब 17,50,000 वाले में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम उसी को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा। अभी स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? पहली मिस्टेक हमने आपको बताई कि ये जो 40% दे रखा है, स्टूडेंट यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाली थी वो इधर वाले सेलिंग प्राइस को लेके निकाल लेते हैं। फिर वो आंसर गलत हो ही जाएगा, बिकॉज वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कुछ अलग आएगी। ठीक है, वहाँ पे जब 40% आपको दिए नहीं पीवी रेशो, तो वहाँ पे आप कैसे कंसीडर कर लेंगे 40% पीवी रेशो? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। अभी किसी स्टूडेंट की शीट देख लेते हैं। इसमें क्या है ना कि जो इस वीडियो में हम आपको शीट्स दिखा रहे हैं, तो हम वो शीट्स कंसीडर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ इश्यूज हैं, स्टूडेंट ने प्रॉपर अटैम्प्ट नहीं किया, या फिर उसमें लगता है कि हम ये चीज़ बता सकते हैं स्टूडेंट को, कि ताकि आपको कोई वैल्यू एडिशन मिले। ऐसा नहीं है कि जो शीट्स हमने सिलेक्ट करी हैं इन सभी स्टूडेंट्स ने सारा पेपर ही ऐसे करा है, हम इनका क्वेश्चन ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं जो इन्होंने मतलब सही नहीं करा। ठीक है, तो आप मतलब वैसे इनका बाकी जो है पेपर वो अच्छा किया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 को हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या करा? सेल प्राइस लिखा, बिल्कुल सही लिखा। कंट्रीब्यूशन लेस करा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने क्या करा? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी वहाँ पे 10% सेलिंग प्राइस पे, मतलब जो सेलिंग कॉस्ट थी वेरिएबल, वो ऐड कर दी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से हमें सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट लेस करके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी चाहिए थी, जो सजेस्टेड में हमने किया, ये लेस करना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पे क्या करा? इन्होंने यहाँ पे इसको ऐड करके कर लिया, तो इसी कारण इनकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गलत आई, तो इनका सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया, इनका प्रॉफिट ही गलत आ गया। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने कमेंट करा उसके इनको मार्क्स दे दिए। यहाँ पे इनका ये जो सेल वगैरह निकाली थी वो तो सही था, लेकिन प्रॉफिट इनका गलत हो गया, बिकॉज इन्होंने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को गलत निकाला था। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है कि हमें पेरेटो एनालिसिस करना है। ये हमें डाटा गिवन है, टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे डोर पे ये सभी सर्विसेज इतनी इतनी बार हुई, मोटर पे इतनी इतनी बार हुई, ऐसे करके डाटा गिवन है। उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या पूछा? यूजिंग द अबव डाटा कैरी आउट अ पेरेटो एनालिसिस ऑफ टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स मतलब इसका हमें पेरेटो एनालिसिस करना है। ये जो फिगर्स हैं 8, 30, 17, 26 और 4, इसका हमें पेरेटो एनालिसिस करना है। और सेकंड पार्ट, यूजिंग द सेम डाटा कैरी आउट द सेकंड लेवल पेरेटो एनालिसिस ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज का करना है विद रिस्पेक्ट टू मोटर्स ओनली। टाइप ऑफ सर्विसेज ये रही, सिर्फ मोटर के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका हमें करना है पेरेटो एनालिसिस। ठीक है, पहले टोटल पार्ट्स का करना है, टोटल पार्ट्स का, फिर उसके बाद मोटर्स के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, तो सजेस्टेड आंसर में इन्होंने सबसे पहले टोटल पार्ट्स लिए, ये वाले 38, 17, 26, 4, 30, 20, 17, 8, 6, 4। ठीक है, उसका पेरेटो एनालिसिस करा। उसके बाद सेकंड था जो मोटर वाला है, उसके टाइप्स ऑफ सर्विसेज का। ये था हमारा 16, 9, 3, 2।
16932, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने करा। 3.5 के ये दोनों पार्ट्स थे। इस स्टूडेंट का देख लेते हैं। इन्होंने पहले जो टोटल पार्ट्स का करा वो तो बिल्कुल सही करा और इनको 3.5 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। उसके बाद जो इन्होंने मोटर का टाइप्स ऑफ सर्विसेज का करा, वहाँ पे इन्होंने पेरेटो एनालिसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मतलब मे बी इन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन में लिखा था टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मोटर्स ओनली, सिर्फ मोटर्स के रिस्पेक्ट में करना है, सिर्फ आपको मोटर्स के रिस्पेक्ट में करना है। इन्होंने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? टोटल ये जो है 29, 25, 16 और 15, 29, 25, 16 और 15, तो इस वजह से इनका सारा गलत हो गया। मतलब स्टूडेंट को कंसेप्ट सारा यहाँ पे पता था, सिर्फ क्वेश्चन को उन्होंने जल्दी रीड करने की वजह से लगाई है, या फिर उन्होंने इंटरप्रेट नहीं करा क्वेश्चन को प्रॉपरली कि वो सिर्फ मोटर्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो इनको यहाँ पे 3.5 मार्क यहाँ पे इनके कम हो गए इस वजह से। तो अब कभी भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है।